Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class Inferential Statistics. So प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की थी. आज हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करते हैं, वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस. So the goals of this chapter is define the hypothesis, test hypothesis testing, then 5-step process of hypothesis testing procedures. Then we have to differentiate between one-tailed and two-tailed. Then we have to test for hypothesis about the population mean and conduct the hypothesis test about the population proportion. Then type 1 and type 2 errors and compute the probability of type 2 errors. So let's start this chapter. The first thing is, what is hypothesis? Hypothesis is a statement about the value of population parameter developed for purpose of testing. So कोई भी स्टेटमेंट पॉपुलेशन पैरामीटर से रेलेवेंट जो भी आप कोड करते हैं टेस्टिंग के पर्पज से उसे हाइपोथेसिस करते हैं. यहाँ पर एक चीज़ें आपको बताता चलो. पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है? एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन पैरामीटर. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने मीन कैलकुलेट किया, वो पॉपुलेशन पैरामीटर है. आपने कैलकुलेट की स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपके पास हो गया है पैरामीटर. ठीक है. तो आप पॉपुलेशन से रेलेवेंट कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं या उसकी कोई भी करेक्टरिस्टिक्स से बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं? पॉपुलेशन पैरामीटर बन जाता है. तो आप फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि एवरेज एज ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज 30 ईयर्स. तो ये क्या है? ये पैरामीटर के बारे में आपने एक स्टेटमेंट कोड की, एक हाइपोथेसिस है. आपने कहा जी कि एवरेज सेल्स इन दिसंबर इज 5 मिलियन. ये आपका हाइपोथेसिस है. तो कोई भी स्टेटमेंट जो आप पॉपुलेशन पैरामीटर से रेलेवेंट कोड करते हैं वो आपका हाइपोथेसिस बन जाता है. जैसे मीन मंथली इनकम फॉर द सिस्टम एनालिस्ट इज $3,625. हाइपोथेसिस है. So 20% of all the customers at Bovian's job house returned for another meal within a month. तो ये भी आपका हाइपोथेसिस है. तो पॉपुलेशन से रेलेवेंट कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर से रेलेवेंट कोई भी स्टेटमेंट कोड करना, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस. Hypothesis testing is a procedure based on sample evidence and probability theory used to determine whether the hypothesis is a reasonable statement and should not be rejected or is unreasonable and should be rejected. तो आपने जो स्टेटमेंट कोड की थी उसको दो चीज़ों की बेसिस पे हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं. एक तो है सैम्पल एविडेंसेस, उससे रेलेवेंट हम सैम्पल डाटा कलेक्ट करते हैं, और दूसरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज़ करते हुए उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि जो स्टेटमेंट आपने कोड की थी वो रीजनेबल है भी कि नहीं. रीजनेबल है तो उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, अगर रीजनेबल नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे. तो ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर असल में प्रोबेबिलिटी थ्योरी और सैंपल एविडेंसेस की बेस पर ही चल रहा होता है, ये चेक करने के लिए कि स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं. ठीक है. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हमारे पास 5 स्टेप होते हैं, बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स हैं. हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. ये होते क्या हैं? वो है, सबसे पहले हमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करने हैं. उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आइडेंटिफाई करना है. देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बतानी है हमें, कौन सा टेस्ट लगेगा, जी टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगेगा. देन फॉर्मुलेट अ डिसीजन रूल, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा और एक्सेप्ट होगा. और उसके बाद हमें टेक दिस सैंपल, अराइव एट अ डिसीजन, और सैंपल की बेसिस पे हमें डिसीजन लेना होगा कि वेदर वी हैव टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट एच नॉट. एच नॉट क्या है हमारे पास? नल हाइपोथेसिस. हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी. बिफोर मूविंग फर्दर, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट important things about H naught, H1. H naught is a null hypothesis and H1 is the alternative hypothesis. तो H naught क्या है हमारा? H naught है null hypothesis और H1 क्या है? alternative hypothesis. And H naught और H1 are mutually exclusive and collectively exhaustive. मीन्स के H naught और H1 एक दूसरे के मुखालिफ है. हम एक एग्जांपल से ले सकते हैं. हमने कहा जी कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज 22 ईयर्स है. ठीक है. और आपकी क्लास की एवरेज एज 22 ईयर्स नहीं है. ये दो अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है. तो ये दोनों ही असल में हमारे पास नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है. तो एक यस है तो दूसरा नो होगा, एक ग्रेटर देन है तो दूसरा लेस देन होगा, एक इक्वल टू है तो दूसरा नॉट इक्वल टू होगा. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होगा. मीन्स कि अगर हम कहेंगे जी H1 एक्सेप्ट हुआ है तो इट मीन्स कि H नॉट रिजेक्ट हो गया. ऐसे ही है ना कि अगर एवरेज एज 22 ईयर्स है तो जो दूसरी स्टेटमेंट थी कि एच नॉट आपकी एवरेज एज 22 ईयर्स नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी. या हाँ होगा या ना होगा, एक चीज़ होगी. तो इस स्टेटमेंट, इस चीज़ को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि एक दफ़ा में एक ही चीज़ एक्सेप्ट होगी, दोनों चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो सकती. एंड एच नॉट इज ऑलवेज प्रिज्यूम्स टू बी ट्रू. हम ये
सोच रहे होते हैं, हम ये चीज़ अज्यूम करते हैं कि एच नॉट जो है वो हमेशा ट्रू है, और एक चीज़ और, एच नॉट में हमेशा इक्वलिटी का साइन आता है, ठीक है। सो इक्वल का जो साइन है वो हमेशा एच नॉट में आता है, तो ये हमने पहले इसको डिस्कस किया था, इक्वलिटी इज ऑलवेज पार्ट ऑफ एच नॉट। तो आपका जो नल हाइपोथेसिस होगा वो इक्वल टू हमेशा आएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो नॉट इक्वल टू, सिंपल लेस देन, सिंपल ग्रेटर देन जो है वो एच वन में आएगा। तो इस सूरत में हम ये कहते हैं जी एच नॉट जो है वो हमेशा ट्रू होगा। हम इसलिए ट्रू कंसीडर करते हैं क्योंकि हमारा जो हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जो कि स्टेटमेंट हमने कोट की होती है, वो होती है एच वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो रिसर्चर का हाइपोथेसिस होता है वो है एच वन हाइपोथेसिस। क्यों हम एच वन पे वर्कआउट नहीं करते, एच नॉट पे वर्कआउट करते हैं, और हमारा हाइपोथेसिस तो एच वन होता है? होता ही है कि किसी चीज़ को प्रूव करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू किसी चीज़ को रिजेक्ट करने में, ठीक है। तो किसी चीज़ को प्रूव करना हो तो उसको हर एस्पेक्ट से प्रूव करना पड़ता है, लेकिन किसी चीज़ को रिजेक्ट करना तो किसी एक एस्पेक्ट से भी रिजेक्ट कर दें तो वो चीज़ रिजेक्ट हो जाती है। तो क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस एच वन है, तो हम कोशिश करते हैं कि एच नॉट को रिजेक्ट करवा दें। जैसे ही एच नॉट रिजेक्ट होगा तो एच वन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। तो इसी वजह से हम अपना हाइपोथेसिस होता है हमारा एच वन आपके रिसर्चर का, लेकिन आप वर्कआउट करते हैं एच नॉट पे, इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसे रिजेक्ट होगा तो एच वन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। सो अ रैंडम सैंपल n इज यूज टू रिजेक्ट एच नॉट। तो हमें एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए वर्कआउट करना होता है, लेकिन अगर आपके सैंपल स्टैटिस्टिक्स को रिजेक्ट नहीं कर पाते तो हमें ऑटोमेटिकली एच नॉट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमारी स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट तो है एच वन। जब हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो दूसरी वाली स्टेटमेंट जो हमारी अपोजिट थी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद रखनी होंगी कि एच नॉट जो है वो इक्वालिटी वाला हाइपोथेसिस होता है, और एच वन जो है वो नॉन इक्वालिटी वाला, मीन्स के नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, वो एच वन में आएगा, और एच नॉट में आएगा इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। और हमारा हाइपोथेसिस, रिसर्चर का हाइपोथेसिस कौन सा होता है? एच वन जो है वो रिसर्चर का हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। सो हाउ टू सेट अप अ क्लेम एज हाइपोथेसिस। जब भी आप हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कि इट शुड बी एक्चुअली इज एक्चुअल प्रैक्टिस, कि वो प्रैक्टिसेबल भी है कि नहीं, कि आप जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं वो असल में क्लेम की जा सभी सकती है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्लेमेबल होना ज़रूरी है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना ज़रूरी है, कि इसके सोल्यूशन के बाद आपको इफेक्टिव जो है वो रिजल्ट्स भी मिलें, ठीक है। मीन्स कि इसकी बेसिस पे आप कोई डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हो। देन वी हैव टू फोकस ऑन दी लेफ्ट टेल और राइट टेल। जब भी आप हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप तीन टाइप के हाइपोथेसिस टिपिकली डेवलप कर रहे होते हैं, जिसमें एक इक्वल साइन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तीन साइन हमारे पास आ रहे होते हैं। तो उसी की वजह से आपके पास जो है वो डायरेक्शन बन रही होती है, कि आपका जो बेल शेप है, हमने बात की थी लास्ट टाइम बेल शेप की, तो बेल शेप में वो राइट साइड पे टेल कर रही है या लेफ्ट साइड पे टेल करेगी, आपकी वैल्यू जो है वो रिजेक्शन की राइट साइड पर आएगी या लेफ्ट साइड पर आएगी, वो हमें पता चल जाता है डायरेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ द टेस्ट इन्वॉल्व क्लेम दैट यूज द वर्ड हैज इम्प्रूव्ड, इज बेटर देन, एंड लाइक द एंड द लाइक विल डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल बीइंग मेजर्ड। तो आप जो वेरिएबल मेजर कर रहे होते हैं, आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसमें अगर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो आपका राइट टेल हो जाएगा, अगर लेस देन का साइन आ रहा है तो लेफ्ट टेल हो जाएगा, और अगर नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है तो फिर लेफ्ट टू राइट, ये वाले साइन में लेफ्ट टू राइट दोनों टेल्स बन जाएंगी आपकी। तो आगे जाके हम डिटेल में इनके ऊपर बात करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक हमारे पास टाइप वन और टाइप टू एरर आ गए हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सिंपल आप ये देख लें कि आपने जो नल हाइपोथेसिस बनाया है कि एच नॉट इज ट्रू, और आपने जो डिसीजन लिया डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो इट मीन्स कि वो ट्रू था और आपने उसे रिजेक्ट भी नहीं किया, इट मीन्स यू हैव मेक द करेक्ट डिसीजन। ऐसे ही आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो इट मीन्स यू हैव मेक द राइट डिसीजन। लेकिन अगर आप एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं टाइप वन एरर, और एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये टाइप टू एरर कहलाता है। तो टाइप वन एरर और टाइप टू एरर के ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के एंड पे, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें ट्रू नल हाइपोथेसिस को
एक्सेप्ट करना है और फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, तभी हमारे करेक्ट डिसीजन होंगे। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई डिसीजन लेंगे तो वो कोई एरर हो जाएगा, दैट मे बी अ टाइप 1 एरर और दैट मे बी अ टाइप 2 एरर। So whenever rejecting a true null hypothesis, that is known as a type 1 error, and when we are do not rejecting a false null hypothesis, that is known as type 2 error. So these are the parts of distribution and hypothesis testing. तो हमने जो राइट और लेफ्ट टेल की बात की थी कि अगर आपके हाइपोथेसिस में ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन आ गया है तो फिर आपका रिजेक्शन रीजन राइट साइड पर आ जाएगा, ये जो हमारे बना हुआ है। और अगर लेफ्ट देन का साइन आता है तो फिर लेफ्ट साइड पर आपका रिजेक्शन रीजन आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाने होते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टेप्स में। ये वन टेल और टू टेल का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं। वन टेल मीन्स कि आपका हाइपोथेसिस में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो लेफ्ट देन का साइन आएगा तो लेफ्ट साइड पे टेल आ जाएगी, अगर राइट ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो फिर राइट साइड पे टेल बन जाएगी। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है तो फिर लेफ्ट और राइट दोनों पे टेल बनेगी, तो इसे हम टू टेल्ड कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल। सो अगर वन टेल्ड होगा तो वो डायरेक्शनल होगा, मीन्स जैसे हम रिलेशनशिप की बात करें, सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो वन टेल्ड हो गया, डायरेक्शन आ गया हमारे पास राइट साइड पे कि वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। और नेगेटिव रिलेशनशिप है तो मीन्स द वैल्यू इज लेस देन जीरो, तो लेफ्ट साइड पर टेल आ गई है आपकी, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। और नॉन डायरेक्शनल मीन्स कि वी डोंट नो देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप और देयर इज अ रिलेशनशिप बट वी डोंट नो अबाउट दी डायरेक्शन, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पर जो है वो आपके आप टेल्स बन जाएंगी, डायरेक्शन के साथ साथ आपके जो है वो रिजेक्शन रीजन आ जाएंगे। So let's have some examples of hypothesis. The hypothesis set up for testing a mean, कि अगर आप मीन की के साथ हाइपोथेसिस डेवलप करना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं जी कि इसकी एवरेज एज जो है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास की एवरेज एज जो है वो है 22 ईयर्स, तो पॉपुलेशन मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये है म्यू, एम यू, म्यू का साइन है। सो एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 22, कि आपकी क्लास की एवरेज एज 22 ईयर्स है, और H1 क्या है, योर क्लास एवरेज एज इज नॉट इक्वल टू 22 मींस म्यू इज नॉट इक्वल टू 22। ठीक है, सो ये है नॉन डायरेक्शनल, नॉट इक्वल टू का साइन आ गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, तो ये हो गया नॉन डायरेक्शनल मींस टू टेल्ड हो गया है। नॉन डायरेक्शनल नॉट इक्वल टू जब होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पर टेल्स बनेंगी। ठीक है, और अगर आपके पास डायरेक्शनल हो, आपने कहा जी कि आपकी क्लास की एवरेज एज 22 साल या उससे ज़्यादा है, तो हमने बात की थी कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल साइन जरूर आएगा, यहाँ पर भी इक्वल आ गया, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल आ गया, तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ग्रेटर देन का ऑपोजिट लेस देन, तो एच नॉट हमेशा H1 और एच नॉट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो म्यू इज लेस देन 22। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा था कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, और ऐसे ही ये एच नॉट जो है वो आपका लेस देन और इक्वल टू एच नॉट आ गया, तो फिर ग्रेटर देन हो जाएगा H1, तो आपकी एवरेज एज जो है वो 22 या उससे कम है, और यहाँ पर आ जाएगी 22 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपके तीन डिफरेंट टाइप्स के हाइपोथेसिस हमने देख लिए हैं, नॉट इक्वल टू के साइन, लेस देन और ग्रेटर देन। हमेशा नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी का साइन आएगा और अल्टरनेटिव में इक्वलिटी का साइन कभी भी नहीं आएगा, वो मे बी नॉट इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू है तो टू टेल्ड होगा, अगर सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन है तो वन टेल्ड होगा। तो ये जिस साइड पर एरो का निशान जाएगा आपका रिजेक्शन रीजन उसी साइड पर बनेगा, ग्रेटर देन है तो राइट साइड पर, लेस देन है तो लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के ऊपर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमारे पास पाई की फॉर्म में आ जाएगा, कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या होता है, पाई, क्योंकि हमने बात की थी कि आपका जो हाइपोथेसिस होता है वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स से रेलेवेंट होता है। तो हमने बात की थी कि आपका जो मीन है वो भी पैरामीटर है, आपका जो प्रोपोर्शन है वो भी पैरामीटर है। तो पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन पैरामीटर को पाई से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शन को, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को पाई से डिनोट करते हैं। सो पाई इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और पाई इज लेस देन, पाई इज लेस देन इक्वल टू, पाई इज ग्रेटर देन। तो सिंपल हमें पॉपुलेशन पैरामीटर चेंज करना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी, फार्मूलाज भी चेंज होंगे, ये हम वन बाय वन आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, हम एक एग्जांपल के थ्रू 5 स्टेप प्रोसेस को देखते हैं जी, कि जो 5 स्टेप प्रोसेस हमने देखा था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो क्या होता है।
So first thing we have to know about the example. So Jamestown Steel Company manufactures and assembles desks and other office equipment at several plants in western New York State. The weekly production of the Model A325 desks at the Fredonia plant follows the normal probability distribution. तो हमें ये अज्यूम करना होता है कि आपकी जो probability distribution है वो normal है, means bell shape है, with the mean of 200 and standard deviation of 16. So mu जो है वो 200 आ गया जी, mu mean population mean क्या होता है जी, mu और mean आ गया 200 और standard deviation क्या है 16. Recently, because of expansion, new प्रोडक्शन मेथड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड न्यू एम्प्लॉयज हायर्ड। एक नया प्रोडक्शन सिस्टम उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और कुछ नए एम्प्लॉयज हायर किए हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट वेदर देयर हैज बीन अ चेंज इन वीकली प्रोडक्शन ऑफ A325 डेस्क, कि हमने जो नया प्रोडक्शन सिस्टम लॉन्च किया और नए एम्प्लॉयज हायर किए हैं उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें कोई चेंज आया है कि नहीं। ठीक है जी, तो इसको हम चेंज का मतलब है कि वेदर इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, यही चेंज है ना। उसने ये नहीं कहा कि इंक्रीज हुई है कि नहीं, उसने ये नहीं कहा कि डिक्रीज हुई है कि नहीं प्रोडक्शन, उसने कहा चेंज आया है कि नहीं। तो इट मीन्स कि जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें लास्ट स्टेटमेंट पे फोकस करना होता है, ये हमें हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बता रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है चेंज मीन्स देयर इज प्रीवियस से इक्वल नहीं है, मीन्स नॉट इक्वल टू के बारे में हमें बता रहा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। So let's start with the first step. So state the null and alternative hypothesis. तो उन्होंने जैसे बताया लास्ट स्टेटमेंट में कि देयर इज अ चेंज इन द व्हीकल प्रोडक्शन और नॉट, मींस के पहले से डिफरेंट है कि नहीं। तो मींस के 200, पहले 200 थी एवरेज प्रोडक्शन वीकली, अब 200 के इक्वल नहीं है। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पहले बनाते हैं हम, h1 इज इक्वल टू म्यू इज नॉट इक्वल टू 200। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होगा, h नॉट म्यू इज इक्वल टू 200, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ गया तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा। तो आपकी स्टेटमेंट की लास्ट लाइन आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में आपको बता रही होती है। तो चेंज मींस देयर इज अ नॉट इक्वल टू 200, पहले 200 था तो अब चेंज हो गया है, मतलब 200 नहीं रहा, वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास आ गया म्यू इज नॉट इक्वल टू 200, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, इक्वल टू 200 बिकॉज ऑफ हैज चेंज, इस वर्ड की वजह से हमने इसको नॉट इक्वल टू किया। सेकेंड स्टेप है जी, वो आपको बताएगा अपने स्टेटमेंट में कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 0.01 है स्टेटेड इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में बताएगा वो आपको जब आपको क्वेश्चन देगा। तो ये 0.05 भी हो सकता है, 0.10 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 0.01 दिया है अल्फा। ये वही अल्फा है जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में देखा था। कॉन्फिडेंस इंटरवल में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का अपोजिट जो होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। तो 95% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा, 5%, और 99% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा, 1%। तो क्योंकि 100 में से जो रिमेनिंग बचेगा कॉन्फिडेंस निकाल के, तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बच जाता है। 99 में 1% सिग्निफिकेंस बचता है और 95 में 5% सिग्निफिकेंट बच जाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, तो थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो हमें यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बताना है। हम यहाँ पर जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे बिकॉज सिग्मा इज नोन, क्योंकि हमने एग्जांपल अगर आप देखें तो वहाँ पर उन्होंने बताया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन इज 16 विच इज सिग्मा। तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में देखा था कि अगर आपके पास सिग्मा अवेलेबल हो तो आप जी टेस्ट लगाते हैं, और अगर सिग्मा अवेलेबल ना हो तो फिर टी टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर सिग्मा को एस से रिप्लेस कर देते हैं तो फिर हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिग्मा अवेलेबल है तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। ठीक है जी, तो जी का फार्मूला हमारे पास लगेगा। अब हम देखते हैं फार्मूलेट द डिसीजन रूल। डिसीजन रूल हम यहाँ पर बनाते हैं। तो डिसीजन रूल बनाने के लिए हमारे पास हमें चेक करनी होगी कि हमारे पास जी की वैल्यू क्या है। तो 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा बन रहा है, ऐसे ही है क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा, 99%। तो 99% के ऊपर जी की वैल्यू क्या बनती है, दैट इज 2.58। ठीक है, 2.58 वैल्यू बनेगी। ये वही प्रोसेस होगा जो हमने लास्ट टाइम कॉन्फिडेंस इंटरवल में जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का देखा था। तो जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 0.5 में से हाफ अल्फा माइनस कर देते हैं और जो वैल्यू आती है उसे टेबल में सर्च करते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंड को ऐड कर देते हैं। तो 2.5 और 0.08 के क्रॉस पे ये वैल्यू होगी 2.58 की बनेगी हमारे पास वैल्यू। तो क्योंकि ये टू टेल्ड था, हमने ये देखा था कि नॉट इक्वल टू जब भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, टू टेल्ड मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन।
ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो टू टेल्ड है हमारे पास, तो 2.58 माइनस में भी आ जाएगा और 2.58 प्लस में भी आ जाएगा। सो इस 2.58 से लेस देन जो वैल्यू होगी वो रिजेक्शन रीजन बन जाएगी, और 2.58 से प्लस जो वैल्यू होगी वो रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी। तो ये जो हाईलाइटेड वैल्यू रीजन है ये रिजेक्शन रीजन है, और जो दरमियान वाला एरिया है ये डू नॉट रिजेक्ट मीन्स एक्सेप्टेंस रीजन है। अब हम अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास था, जो हमारे पास फार्मूला है, उसको यूज़ करते हुए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की, और देखते हैं कि वो एक्सेप्टेंस रीजन में आती है रिजेक्शन रीजन में। तो ये हमारे पास फार्मूला है जी, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला है जिसके थ्रू हम जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ठीक है जी, तो उन्होंने हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई थी एग्जाम्पल में, तो उसकी बेस पे हमने एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट की। एक्स बार की वैल्यू है 203.5, म्यू की वैल्यू उसने ऑलरेडी दी थी 200 है, डिवाइड बाय सिग्मा की वैल्यू 16 है। ये देखिए यहाँ पर उसने हमें दी थी 200 जो है वो म्यू की वैल्यू और 16 जो है वो सिग्मा की वैल्यू है, डिवाइड बाय 50 ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई 1.55। ठीक है जी, 203.5 माइनस 200 डिवाइड बाय 16 ओवर 15 अंडर रूट 50 अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ गई 1.55। तो आप देखिए 1.55 कहाँ पर आएगी जी, ये 0 है, ये 2.58 है, तो इससे बिलो बिलो आएगी, प्लस में है 1.55 तो प्लस साइड पर आएगी, ये नेगेटिव साइड पर है। 0 से बिलो क्या होता है नेगेटिव, और 0 से अबव क्या होता है पॉजिटिव। तो 1.55 2.58 से कम है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ रहा है। तो 1.55 जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू आ रही है वो इस रीजन में आ रही है। ये रीजन कौन सा है, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, मीन्स कि हमें एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करना, मीन्स कि एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। एच नॉट क्या था जी, कि आपकी प्रोडक्शन 200 की इक्वली है, मीन्स पहले भी 200 थी और अब भी 200 ही है। तो हमारा डिसीजन क्या है जी, कि वी डोंट हैव टू रिजेक्ट एच नॉट, so it means the population mean is no different from 200। कि हम कंक्लूड करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन थी, वीकली प्रोडक्शन पहले भी 200 थी और अब भी 200 ही है। So we would report to the vice president of the manufacturing that the sample evidence does not show that the production rate at the Fredonia plant has changed from 200। हमें बताना होगा वाइस प्रेसिडेंट को कि आपकी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 200 यूनिट से चेंज नहीं हुई, वो 200 ही है। ठीक है, तो हमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बेस पे जो रिजल्ट्स मिले वो ये बता रहे हैं कि आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं करना, और नल हाइपोथेसिस था कि पॉपुलेशन की जो एवरेज वैल्यू है वो मीन वैल्यू वो 200 ही है, मीन्स पहले भी 200 की प्रोडक्शन थी और अब भी 200 की ही प्रोडक्शन है। ठीक है जी, तो इससे रेलिवेंट कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा।